नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर लापरवाही ने लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली। जी हां, जिस अस्पताल में उम्मीदों के साथ लोग आई ऑपरेशन कराने पहुंचे थे, उस अस्पताल से 15 मरीजों की आंखों को अब निकाला जा रहा है। अब तक 15 मरीजों की आंखों को निकाल दिया गया है। 3 और लोगों के ऑपरेशन आज होने हैं। आपको बताते चलें कि 3 लोगों की आंख निकाली जाएगी, जिसे आज ऑपरेशन के तौर पर, क्योंकि यहां पर इनकी आंखों में अब इन्फेक्शन बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर यह कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं। फिलहाल आई हॉस्पिटल के मेन गेट को बंद कर दिया गया है, जिससे यहां पर पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजन जो हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे होंगे। आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर, अब एक नोटिस यहां चिपका दी गई है कि अस्पताल बंद है। लेकिन सवाल ये कि ये तमाम लोग, जिन लोगों ने इसी अस्पताल में कैंप में आंखों की ऑपरेशन कराई, जिससे अब इनकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है, दूसरी आंख में भी इंफेक्शन फैल रहा है। अब ये मरीज जाए तो फिर जाए कहां? सबके बीच आरोपी डॉक्टर एनडी साहू, अब तक इनका कोई सुराग नहीं मिला है। सवाल यही कि ये डॉक्टर हैं कहां और इनकी गिरफ्तारी कब तक, जो कहीं ना कहीं सिस्टम पर अब सवाल खड़े कर रही है कि ऐसे डॉक्टरों के भरोसे क्या स्वास्थ्य व्यवस्था इस वक्त बिहार में चल रही है, जिन लोगों की लापरवाही से लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। 15 लोगों के आंखों को निकाला जा चुका है। 3 और लोगों के आंखों का ऑपरेशन कर आज उन्हें निकाला जाएगा। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मोतियाबिंद ऑपरेशन का मामला जो है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर से जो अब तक 15 लोगों का ऑपरेशन हुआ है, उसके आंकड़े बढ़ने वाले हैं। करीब 3 और मरीजों का आज ऑपरेशन होना है। हालांकि ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल SKMCH में जो मरीज भर्ती हैं वहां की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई है, लेकिन आई हॉस्पिटल का क्या हाल है? अभी हम फिलहाल आई हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर आप देखेंगे दरवाजा को बंद कर दिया गया है। OT को सील कर दिया गया था, लेकिन आज मुख्य दरवाजा को बंद कर दिया गया है। बाहर तमाम मरीज जिन्हें बुलाया गया था, हालांकि ऑपरेशन तो टाल दिया गया है, लेकिन जो मरीज हैं कहां से आए हैं आप लोग? साहिबगंज रजवाड़ा। किस चीज के लिए आए थे? आँख का ऑपरेशन कराया था। आज 2 तारीख को रिपोर्ट दिए हैं कि यहाँ चेक करेगा। कितने तारीख वाला? कितने तारीख? 24 तारीख को 5:30 बजे शाम को हुआ। अच्छा, अभी कोई परेशानी वगैरह है? परेशानी तो अभी हमको नहीं है, लेकिन ये है कि चेकअप करने के लिए बुलाए थे आज, फिर यहाँ ताला लोग देख लिए। अच्छा, और भी लोग हैं? आप कहाँ से आए हैं? हसनपुर रोड चीनी मिल से। अच्छा, आप भी ऑपरेशन के लिए आए थे? मतलब ऑपरेशन करा लिए हैं, लेकिन 16 ठीक नहीं हुआ है। अच्छा, कब कराए थे ऑपरेशन? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ। तो वही समस्याएं अभी ठीक नहीं हुई, इसलिए आए हैं आप? हाँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भी जो है अभी काफी संख्या में मरीज हैं। ऑपरेशन कब हुआ था आप लोगों का? ऑपरेशन 25 तारीख को हुआ था। कहाँ से आए हैं आप? खैरवा से। अच्छा, और भी लोग हैं, देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन एक जी कहाँ से आए हैं? नरकटियागंज से। नरकटियागंज से आए हैं। ऑपरेशन हो चुका है? हाँ। हो गया। कब हुआ? मंगल के मैंने आज 10वां दिन होता है। अच्छा, 10वां आज के डेट रोल बोलाओ रोल जे आई हो, वो दवाई मिली थी। कुछ बोल रहे हैं? ये तो बंद कर दिया गया है ना हाँ, कुछ नहीं बोला ना। कतल जाओ डेट होगा तो आइएगा लो आप। अब कहते हम लोग जाए आया, कहते निरा तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं समस्याएं जो है वो बढ़ती जा रही है। आंकड़े जो संक्रमित आंखों वाले लोग हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है और जिनका आंख निकाला गया है उनके भी जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। करीब 15 लोगों का आंख निकाला जा चुका है और 3 और लोग हैं जिनका ऑपरेशन अभी होना है। हालांकि ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। हालांकि इस मामले को लेकर अब ह्यूमन राइट्स जो है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसने भी संज्ञान लिया है। इसको लेकर मुख्य सचिव और सिविल सर्जन को नोटिस भेजा है। 4 सप्ताह में जवाब देना है। तो यह मामला जो है वह बड़ा तूल पकड़ लिया है और ऐसे में अब बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर डॉक्टर कहां है? डॉक्टर एनडी साहू, जिन्होंने 22 तारीख को एक साथ 65 लोगों का ऑपरेशन किया था, वो डॉक्टर कहां है? हमने उनको कॉल भी किया, कॉल करके पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। और ऐसे में आप देखेंगे आई हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से जो दरवाजा है वो बंद कर दिया गया है और ऐसे में कोई यहां पर मौजूद नहीं है। यहां पर एक नोटिस जो है वह कल ही चिपका दिया गया था। बताया गया था कि जो जांच हुई थी उस जांच के उपरांत अब तमाम ऑपरेशन जो है उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। तो क्या कुछ होता है? डॉक्टर की पड़ताल हम कर रहे हैं। कहां है डॉक्टर आखिर? अभी जिन्हें बुलाया गया था उनका इलाज कौन कर रहे हैं? ये तमाम जो है जानकारी हम लेने की कोशिश में है।
तो सिर्फ ये लापरवाही का मामला नहीं है, एक जघन्य अपराध है जो डॉक्टरों ने ही अंजाम दिया। और सवाल यही कि आरोपी डॉक्टर कहां हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी। अब राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है और ऐसे में 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है स्वास्थ्य सचिव को। जब आप अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, इस रिपोर्ट में दोषी लोगों को लेकर क्या कार्रवाई की गई, क्यों इन लोगों की आंखों के साथ इस तरीके का अपराध किया गया, ये जवाब 4 हफ्ते में इन्हें रखना है। अगली बड़ी खबर इस वक्त और खुशखबरी से जुड़ी हुई खबर, जिसमें देश की तरफ से जो रिपोर्ट रखी गई है, बिहार सबसे ज्यादा सोने के मामले में धनी राज्य है, जहां पर देश के कुल सोने का 44% हिस्सा सिर्फ बिहार में ही यहां पर सोने के खदान के तौर पर मौजूद है। जो रिपोर्ट इस वक्त सार्वजनिक की गई है केंद्र की तरफ से, और अब इस खबर के सामने आने के साथ देश के सबसे धनवान राज्यों में बिहार शामिल हो गया। सोनो पहाड़ी में सबसे ज्यादा सोना है। बिहार में कितना सोना है? जम्मू में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। इस वक्त आप ग्राफिक्स के जरिए इसे देख पा रहे हैं। बिहार में कुल 223 मिलियन टन स्वर्ण धातु मौजूद है। बिहार में देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% हिस्सा सिर्फ बिहार में ही है। लोकसभा में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में 37.6 टन धातु युक्त अयस्क, जिसमें 223 मिलियन टन स्वर्ण धातु उपलब्ध है बिहार में, और ये देश के कुल भंडार का 44% हिस्सा जो है वो अपने आप में ही अकेले बिहार में ये पूरा भंडार जमुई के सोनो पहाड़ी क्षेत्र में है। देश में 1 अप्रैल 2015 तक 501.83 मिलियन टन संसाधन होने का अनुमान लगाया गया है और 654.74 टन स्वर्ण धातु इसमें शामिल है। हाल ही में केंद्र ने सोने समेत अन्य धातुओं की खुदाई संबंधी नियमों में संशोधन किया और गहराई में दबे सोने समेत अन्य धातुओं के लिए G4 स्तर के लाइसेंस की नीलामी हो सके, इसके लिए ये तमाम प्रक्रियाएं पूरी की गई थी। सोने को निकालने में लागत जो है वो कम होने की उम्मीद है। सोनाहा नदी के पास से परंपरा रही है कि वहां से स्वर्ण छानने का काम थारू लोग पहले किया करते थे, और इसलिए मैंने माननीय खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी से बिहार में स्वर्ण भंडारों के बारे में अतारांकित प्रश्न पूछा था। माननीय मंत्री जी ने माना कि बिहार के जमुई में स्वर्ण का बहुत बड़ा भंडार है और पश्चिम चंपारण जिले में भी जो जियोलॉजिकल सर्वे का 4th सर्वे हुआ था उसमें पाया गया था कि पश्चिम चंपारण में भी स्वर्ण है वहां पर। और देखिए, ठंड के मौसम की जब भी बात होती है तो उड़ानों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, चाहे उड़ान संबंधी या फिर लैंडिंग को लेकर के परेशानियां सामने हों, जिससे विमानों के समय में उड़ान को लेकर यात्रियों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ती है। इसे मद्देनजर रखते हुए आपको बताते चलें कि राजीव प्रताप रूडी ने ग्रीनलैंड एयरपोर्ट इस तरीके से सुझाव को सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है और इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने आग्रह भी किया है कि वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से जुड़े एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे। जैसे ही ठंड का मौसम आता है और जिस प्रकार से हवाई यातायात सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, विशेष करके देहरादून हो, पटना हो, रायपुर हो, इन सभी स्थानों से उड़ने वाले सुबह के विमान विलंब से चलते हैं, जिसका परिणाम होता है कि दिल्ली में आकर के सब एकत्रित होते हैं और लगातार तमाम आगमन विलंब से भारत में चल रहे हैं। और इसके पीछे मुख्य कारण है ये तमाम हवाई अड्डे जो देश भर के भीतर हैं, उन्हें जो ठंड के मौसम में जो कैच फ्री व्यवस्था होनी चाहिए, जिस प्रकार से जो यंत्र लगने चाहिए, उन यंत्रों के नहीं लगाए जाने के कारण लो विजिबिलिटी टेक ऑफ नहीं हो पाते हैं और परिणाम स्वरूप ये सभी विमान लेट होते हैं और देश भर के लाखों पैसेंजर्स को इसकी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। महोदय का विशेष रूप से बिहार में जितने भी पटना से उड़ने वाले विमान हैं
अगले 3 महीने तक सब वो विलंब से उड़ेंगे। और इसी कारण आज बिहार में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की आवश्यकता है, जिसकी मांग हमने बार बार की है और सरकार के पास लंबित है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि नए परिवेश में देश के लिए और खास करके दक्षिण एशिया के लिए और बिहार के लिए नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे परियोजना को बिहार में स्वीकृति दी जाए। और मैं आपके माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि जो प्रस्ताव बिहार में पड़ा हुआ है उसे स्वीकार करके केंद्र की सरकार से उसका निर्माण कराया जाए। और अब बात बिहार के कई शहरों में खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके AQI लेवल की। और जब खतरनाक असर AQI लेवल की बात होती है तो बिहार की राजधानी पटना की स्थिति बेहद खराब है। यहां पर AQI लेवल 400 के आसपास है। आपको बताते चलें कि 100 से ज्यादा जैसे ही AQI लेवल बढ़ता है उसके बाद ये स्थिति खतरनाक की तरफ बढ़ जाती है। 300 को बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। बिहार की राजधानी पटना, जहां आपका AQI लेवल इस वक्त 400 सामने है, इससे अंदाजा लगाइए कि किन हालातों में यहां के लोग सांस ले रहे हैं। हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों की स्थिति में थोड़ी बहुत सुधार है। पूरी खबर पटना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बाहर से बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। प्रदूषण के मामले में बिहार की राजधानी पटना का हाल अभी भी बुरा है, जबकि राज्य के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे स्थिति जो है वो बेहतर हुई है पहले से। आप देखिए ये इको पार्क का इलाका है जहां AQI जो है उसका लेवल 363 है। एसकेएम हॉल जो है वहां पे 281 है जो पुअर बताया जा रहा है। इसके अलावा BIT मेसरा जो एक्सटेंशन पटना है वहां की भी स्थिति काफ़ी खराब है, 353 AQI है। इसके अलावा DRM ऑफिस की बात करें तो DRM ऑफिस जो है वहाँ की AQI जो है 326 बताई जा रही है। गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना सिटी वहाँ की स्थिति थोड़ी बेहतर है, मॉडरेट है। यहाँ पे 107 AQI लेवल जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। हाजीपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषजनक यहाँ की स्थिति है। AQI जो है वो 190 है। इसके अलावा हम अगर बात दूसरे जिलों की करें, मुजफ्फरपुर गया की बात करें तो गया का जो AQI लेवल है वो बेहतर है, यानी कि कहे तो AQI का लेवल जो है वो 80 है। गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है मुजफ्फरपुर वहाँ की AQI जो है 3 दिन पहले जहाँ 400 थी आज घट कर करके महज 45 रह गई है। तो ये बेहतर कहा जाएगा। काफ़ी पॉल्यूशन के मामले में मुजफ्फरपुर में जो है स्थिति सुधरी है। इसके अलावा हम अन्य और जिलों की बात करें तो गया कलेक्ट्रेट की जो है वहाँ मॉडरेट देखने को मिल रहा है। AQI लेवल 142 बताया जा रहा है। और कलेक्ट्रेट मुजफ्फरपुर जो है वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब है, यानी कि 367। तो मुजफ्फरपुर के ही 2 अलग अलग स्थानों की अगर हम बात करें तो AQI लेवल जो है वो उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिल रही है। कलेक्ट्रेट का AQI जो है वो 367 बताया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण के मामले में अभी भी आपको हमें सभी को सचेत होना होगा। जो निगम हैं उनके कर्मचारी अधिकारियों को सजग होना होगा, तभी जो है प्रदूषण का जो लेवल है उसमें सुधार होगी और लोग राहत की सांस ले पाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ चुका है। कई जगहों पर ये स्थिति खतरनाक स्तर तक दिखा रही है। आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त कुछ शहरों में क्या हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कई शहरों की हवा किस तरह से खराब है, जहां पर पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 है। ये स्तर बेहद खतरनाक की श्रेणी में आता है और आप ग्राफिक्स के जरिए देख और समझ सकते हैं। 0 से लेकर 50 तक ये बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छे की श्रेणी में 50 से 100 तक, यानी कि अगर यहाँ तक एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके शहर की है तो आप बेहतर परिस्थितियों में हैं, शुद्ध हवा आप तक पहुँच रही है। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे नजर नहीं आते। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ का AQI भले ही पटना से थोड़ा कम हो लेकिन ये भी खतरनाक स्तर पर ही है। 100 से ज्यादा जब आंकड़े बढ़ते हैं तो ये खतरनाक की तरफ। और देखिए इस वक्त मुजफ्फरपुर में भी स्थिति खराब है। वहीं दरभंगा की अगर बात करें तो दरभंगा में हवा की हालत और भी ज्यादा खराब है। यहाँ पर AQI लेवल जो है वो 255 है और 100 से ज्यादा, जिसे हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि हल्के खतरनाक की तरफ या प्रदूषण की तरफ इशारा करती हुई, जिसमें 100 से 150 तक की श्रेणी को इंगित किया गया है।
सामान्य से ज्यादा 150 से 200, बहुत ज्यादा खराब 200 से लेकर 300 के बीच और खतरनाक स्थिति 300 की तरफ इशारा कर रही है। गया की बात करें तो यहां पर प्रदूषण का स्तर बाकी दूसरे अगर क्षेत्रों की तुलना में देखें तो थोड़ी बेहतर स्थिति दिखती है, लेकिन ये भी खतरनाक की तरफ ही इशारा कर रही है। 142 यहां पर AQI लेवल दिख रहा है और ये आंकड़े आपको सचेत करते हैं, सावधान करते हैं कि इस वक्त किन परिस्थितियों में आप सांस ले रहे हैं। आप जो सांस ले रहे हैं, जिन हवाओं के बीच में आपकी मौजूदगी है, प्रदूषण का स्तर यहाँ पर खतरनाक है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर सैनिटाइजेशन का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। जी हां, क्योंकि कोरोना का ये नया वेरिएंट जिसके संक्रमण की शक्ति पहले की तुलना में, जो कि डेल्टा वेरिएंट जो इससे पहले आप देख रहे थे, जो म्यूटेशन सिर्फ डबल तरीके से करता था, इस नए संक्रमण के वेरिएंट में 50 गुना ज्यादा संक्रमण की रफ्तार रहती है और इस वजह से सैनिटाइजेशन का काम एक बार फिर से युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। पटना के अलग अलग इलाकों की तस्वीर देखिए, जहां मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के आसपास के इलाकों में इस वक्त इस सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए पटना में सभी जगहों पे जो है फिर से सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ राजभवन का ये राजेंद्र चौक है और यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा पटना के विभिन्न जो सड़क है, अलग अलग जो इलाके हैं, वहाँ पे भी सैनिटाइजेशन का काम जो है वो किया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों से अपील भी जो है जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि आप अपने अगर घर से निकलते हैं तो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, कायदे कानून जो बनाए गए हैं, उसका अनुपालन करें और इसके तहत ही जो है कोरोना के नए वेरिएंट से कहीं ना कहीं लड़ने की एक तैयारी जो है वो कह सकते हैं कि की जा रही है। पूरे राजधानी की बात करें तो हर मोहल्ले में, हर इलाके में इस तरह से सैनिटाइजेशन का काम एक बार फिर से युद्ध स्तर पर शुरू हुआ है। लोगों से भी लगातार सरकार अपील कर रही है कि आप कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार सचेत है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर रेलवे स्टेशन की बात हो या फिर एयरपोर्ट की बात हो, लोगों को सावधानी और सचेत रहने को कहा है। एयरपोर्ट पर क्या है हालात, जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है, हालांकि जैसे न्यूज़पेपर में दिखा रहा है, मतलब कि एक नया कंसर्न है ये, और WHO के अनुसार बहुत ज़्यादा स्पष्ट भी नहीं है कि ये मतलब पिछले वेरिएंट से कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो इसको लेकर के लोगों को जागरूक होना चाहिए। और चलिए अब आपको मधुबनी के अंधरा थारी लिए चलते हैं। ये जगह इसलिए भी खबरों में शामिल हो गई क्योंकि यहाँ पर स्कूल भवन देखिए सिर्फ 2 कमरों का है। बच्चे कितने पढ़ते हैं? 410। इसलिए इन सभी बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाकर शिक्षा दी जा रही है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने अंधरा थारी की जो व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। सिर्फ 2 कमरों का ये भवन यहाँ पर बनाया गया और बच्चे की संख्या यहाँ ज़्यादा है। 410 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। स्कूल का कार्यालय भी इसी 2 कमरों में चलता है। स्कूल के प्रधानाध्यापक का कहना है कि शिक्षा विभाग को इसे लेकर आवेदन तो दिया गया है, लेकिन इसके बाद आज तक कोई मदद नहीं मिली। क्या क्यों ऐसा हो रहा? सड़क के किनारे हम लोग बैठ के बहुत दिक्कत होता है। 2 रूम में 4 से 10 बच्चे हैं, बहुत दिक्कत होता है सड़क के किनारे बैठते हैं। हमारे स्कूल में 2 ही क्लासरूम है, इसीलिए यहाँ पे लगती है और सर बरामदा पे बैठना पड़ता है और क्लास के बच्चे को, और इस रोड के किनारे भी बैठना पड़ता है। बारिश होती है तो फिर सर छुट्टी हो जाती है क्लास की, क्योंकि उसमें रूम में जगह नहीं होता है। क्या वजह है यहाँ? जगह के अभाव है सर। 2 ही कमरे हैं यहाँ पर। टीचर की संख्या अधिक है, बच्चे की संख्या भी अधिक है। मतलब कितना है संख्या? 4 से 10 है। मतलब 410 बच्चे हैं क्लास में, तो 8वीं तक है। जी सर। 2-2 क्लास का बैठाते हैं, एक रूम में बैठाते हैं, बरामदा बैठाते हैं, बाहर में बैठाते हैं, मस्जिद के गेट पर बैठाते हैं, कब्रिस्तान में नीम के पेड़ है उसके आगे बैठाते हैं, पेड़ की छाया में।
और इस वक्त बड़ी खबर बिहार विधानसभा कैंपस से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर जोरदार हंगामा चल रहा है। हंगामे के पीछे की वजह आपको बताते चले, सुरक्षा गार्ड ने मंत्री जीवेश मिश्रा के वाहन को रोक दिया, जिसे लेकर जीवेश कुमार मिश्रा जो है वो नाराज हो गए हैं। बताया जा रहा है मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी रोके जाने से वो नाराज हैं। सुरक्षा कर्मियों ने उनकी गाड़ी को रोका था। सस्पेंड करने की मांग पर इस वक्त मंत्री जीवेश मिश्रा जो है वो अड़े हुए हैं। इसे लेकर विधानसभा कैंपस में जमकर हंगामा हो रहा है। मंत्री जीवेश मिश्रा जिस दौरान विधानसभा कैंपस में पहुंच रहे थे, उनके वाहन को रोका गया। तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, और इसे लेकर मंत्री जीवेश मिश्रा आग बबूला हो गए। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है, सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं मंत्री जीवेश मिश्रा। जो खड़े हैं इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी हैं यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। इतने गुस्से में क्यों है? क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं, सर नहीं ध्यान दिया इधर से। सीएम साहब आ रहे थे ना, उसी कारण सर रोक दिया इधर से। अब कोई बात नहीं है सर। तो बोले कि एसपी और साथ में थे सर, तो जैसे प्रोटोकॉल सर रहता है, सीएम साहब के साथ गाड़ी चलती है सर, तो साथ में थे सर, रोक दिए सर। और क्या बात है? सीएम का कार्केट जा रहा था जी सर, उसी के पीछे सर साहब भी था सर, ध्यान नहीं दिए सर। क्यों गुस्सा आ गया? सर इसलिए गुस्सा हो गया कि मेरा गाड़ी क्यों रोक दिया गया। सर ध्यान नहीं दिए। सीएम साहब चले गया, साथ पीछे साहब थे, कारकेट था सर, कारकेट था सीएम साहब के साथ। उसमें सर के क्या गलती है सर? अब सर अफसर हो तो थोड़ा सा सर तो देखेंगे ना, साथ में सीएम साहब का कारकेट जा रहा है सर। सीएम साहब का कारकेट तो पहले ही जा चुका है। साथ ही था सर पीछे सर। नहीं हम तो देखे 2 मिनट पहले। अब सर तो ही, अब सर उसी कारण सर रोके हम। अब क्या बोल सकते हैं हम लोग। और रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रवि, आखिर ऐसा क्या हुआ? अगर प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री की गाड़ी आगे जा रही है, पीछे कारकेड है, अगर उसके वजह से मंत्री की गाड़ी को रोका गया तो आखिर इसमें अनुचित क्या था? मंत्री को इतना आग बबूला होने के पीछे की वजह? देखिए, जीवेश मिश्रा का कहना है कि जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हो रही थी, चंद मिनट पहले उनकी गाड़ियां जो है वो पोर्टिको से ठीक पहले जब टर्न ले रही थी दाहिनी तरफ, वहां से मुख्यमंत्री की गाड़ी जो है, हालांकि उससे पहले निकल चुकी थी, मुख्यमंत्री की जो कारकेट थी वो पहले निकली थी, लेकिन उसी काफिले में पीछे में एसपी और डीएम की जो गाड़ियाँ जो अंतिम रूप से चलती है वो निकल रही थी। तो ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोका कि जो पूरी काफिला जो है निकल जाए। तो जीवेश मिश्रा भड़क गए। उनका कहना है कि एसपी और डीएम की जो गाड़ियाँ हैं वो पहले जाएंगी और जो मंत्री है वो बाद में जाएगा। देखिए, सदन में इससे पहले भी अधिकारियों पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं। इनका जो कई विधायक जो है, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उठाते रहे कि अधिकारी जो हैं वो बेलगाम हो गए हैं और मंत्रियों या विधायकों की बात नहीं सुनते हैं। वो अपनी खींच जो है वो सुरक्षा कर्मी पर निकाल रहे थे। उनका कहना है कि जब तक सस्पेंशन नहीं होगा हम सदन के अंदर नहीं जाएंगे। और सदन की जब कार्रवाई शुरू होती है तो सदन के अंदर इसी बात को लेकर के आग बबूला होते हैं और तमाम विपक्ष भी जो है इनका साथ देती है। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो हमारे साथ हैं, आनंद शंकर हैं। क्या हुआ अंदर में मामला और इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी और जदयू में तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है। जिस प्रकार से सदन शुरू हुआ और बीजेपी के जो मंत्री हैं जीवेश जी, वो ठीक है सरकार में हैं, हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन ये हमारा भी फर्ज बनता है कि कोई भी जो सदस्य हो सदन का उसको अपमानित न किया जाए। जब विधायकों के साथ पिछले कुछ दिनों पहले बदसलूकी हुई थी तब तो समझ में आता था कि चलिए विपक्ष के लोगों के साथ बदसलूकी की गई। अब तो सरकार में जो मंत्री हैं उनके साथ बदसलूकी हो रही है और ठिकरा फोड़ा जा रहा है ट्रैफिक के सिपाहियों पर। मैं समझता हूं कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन अधिकारियों ने। अगर सुरक्षा कर्मी कहता है कि अगर लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर अगर यहाँ पर प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मंत्री के वाहन को थोड़ी देर के लिए रोक भी दिया गया तो इसमें अनुचित क्या था और इतना गुस्सा होने के पीछे की वजह क्या थी, ये समझ से परे जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया रवेश नारायण आपका हमारे साथ इस जानकारी के लिए जुड़ने के लिए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा